Hello everyone. Today we will study the thermodynamics. So firstly we will discuss the what is the basic meaning of the thermodynamics. If we break the therm plus the dynamics, okay, meaning of therm is the heat and meaning of dynamics is the motion. Means when we talk about the heat in the motion, it is known as the thermodynamics. So what is the use of the thermodynamics? In the thermodynamics, we study the all form of the energy. In the thermodynamics, we can study the all form of the energies. Now see, there is a lot of the confusion between the thermodynamics and the chemical kinetics. Okay, what is the difference between the thermodynamics and the chemical kinetics? So thermodynamics decide the feasibility of the reaction. Thermodynamics decide the feasibility of the reaction. मीन्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी. फिजिबिलिटी का मतलब है रिएक्शन होगी या नहीं होगी. अगर बाई चांस हमने चेक कर लिया कि रिएक्शन पॉसिबल है, उससे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया, एंट्रोपी हमारा एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी. एक बार हमने चेक कर लिया कि रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन फिजिबल है. अब उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन फास्ट होगी या रिएक्शन स्लो होगी? वो दोनों टर्म हम डिसाइड कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स से. आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स में और दी केमिकल काइनेटिक्स में. ओके, अब कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में. कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती हैं. उनमें से फर्स्ट टर्म है हमारी सिस्टम. हमेशा यूज होता है जो भी हम रिएक्शन चेक करते हैं, कुछ भी रिएक्शन करते हैं किसी सिस्टम के लिए तो चेक करेंगे ना, तो उसे हम सिस्टम मान के चलते हैं. ओके, सो एनीथिंग अंडर द इन्वेस्टिगेशन. अगर हम सिस्टम को देखें, एनीथिंग अंडर द इन्वेस्टिगेशन और द स्टडी. अब स्टडी और इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं? अगर हम सपोज कीजिए आपके कोई लैब है, उसमें हम किसी बीकर में कोई रिएक्शन कर रहे हैं. ओके, हम बीकर लिया, हमने कोई बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं, तो बीकर हमारा सिस्टम कहलाएगा. ओके, किसी आप कोनिकल फ्लास्क में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा कोनिकल फ्लास्क सिस्टम कहलाएगा. सेकंड टर्म है हमारी सराउंडिंग. सराउंडिंग का मीनिंग है एनीथिंग बियॉन्ड द सिस्टम. ओके, एनीथिंग बियॉन्ड द सिस्टम मीन्स जो सिस्टम के अलावा जो कुछ भी हमारा पार्ट है वो सब के सब कहलाता है सराउंडिंग. ओके, अब सराउंडिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि हमें अभी यूनिवर्स नहीं पता है. ओके, यूनिवर्स का मीनिंग होता है, थर्ड बेसिक टर्म होती है हमारी यूनिवर्स. यूनिवर्स का मीनिंग होता है सिस्टम प्लस दी सराउंडिंग मीन्स होल एरिया. ओके, सिस्टम प्लस दी सराउंडिंग. अब देखिए, जैसे सिस्टम को तो हमने बीकर को मान लिया, जो मेरा सिस्टम है मैंने कह दिया कि वो मेरा बीकर है. ओके, अब सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बचेगा वो मेरा कहलाएगा सराउंडिंग. अब हमने जैसे लैब को यूनिवर्स मान लिया है. ओके, हमने कह दिया कि ये मेरी पूरी लैब है जो मेरा यूनिवर्स है. अब मैंने इसमें जो बीकर रखा था, जो मैंने इसमें बीकर रखा था उसे क्या कहा था मैंने? बीकर को सिस्टम कहा था. अभी तो पढ़ा था हमने कि बीकर को मैंने सिस्टम माना है या कोनिकल फ्लास्क को. तो जो मेरा ये तो सिस्टम हो गया. जो इसके अलावा जितना भी एनवायरनमेंट है सब कुछ, देखिए जितना भी बचा हुआ है ये सब का सब क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है. और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं? अगर मैं इस सिस्टम को लूँ और इस पूरे सराउंडिंग को दोनों को लूँ तो ये मिलके बनाते हैं यूनिवर्स. ओके, अब हमें कैसे पता लगा कि कौन सिस्टम है कौन यूनिवर्स है? वो आप कुछ भी मान सकते हैं. ओके, जैसे हमने लैब में रिएक्शन करी, जब हम लैब में रिएक्शन की तो हमारा बीकर बन गया सिस्टम. अगर मैं सिंपल अपने रूम को एज ए यूनिवर्स लूँ तो मैं, अगर आप मुझे सिस्टम मानोगे तो पूरे मेरे रूम का एनवायरनमेंट क्या बन जाएगा? वो हमारा सराउंडिंग बन जाएगा और पूरा रूम मिलके क्या कहलाएगा? यूनिवर्स कहलाएगा. अब हमें कैसे पता लगेगा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कैसे कर सकते हैं? उसे बोलते हैं बाउंड्री. ओके, फोर्थ टर्म आती है इसमें बाउंड्री. बाउंड्री का मीनिंग क्या है? विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग. विच सेपरेट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. अब बाउंड्री कई टाइप की होती है. ओके,
जैसे रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री कैसे एज्यूम कर सकते हैं हम? जैसे हमारी वॉल है, दो रूम्स को अगर हम सेपरेट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? एक वॉल का यूज करते हैं। तो हमारी वॉल क्या है? रियल बाउंड्री है। एक इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। इमेजिनरी बाउंड्री कैसे? बस हम ऐसे ही एज्यूम कर लें कि मेरे एक साइड में वॉल है या इस साइड में वॉल है, तो वो क्या कहलाएगी? इमेजिनरी बाउंड्री कहलाएगी। यस एवरीवन। कुछ कंडक्टिंग बाउंड्रीज होती हैं जो हीट का फ्लो कर सकती हैं। ओके, कुछ एडियाबैटिक बाउंड्री होती है जो हीट का फ्लो नहीं कर सकती हैं। सो ये हमारे बाउंड्रीज के टाइप हैं। ओके, अब जो हमने सिस्टम पढ़ा है, उस सिस्टम के कई सारे प्रकार होते हैं। ओके, सिस्टम के कई सारे टाइप होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो ओपन सिस्टम है, हमने एनर्जी को और मास के एक्सचेंज पे डिवाइड किया है हमने सिस्टम को, एनर्जी और मास के एक्सचेंज पे। ओके, सो सबसे पहले तो हम सिंपल टेबल बना के पढ़ देते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एनर्जी एक्सचेंज और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मास एक्सचेंज। अब ओपन सिस्टम का एग्जांपल है सिंपल गिलास ऑफ वाटर। आप एक गिलास वाटर लीजिए और उसे गिलास को रोटेट कीजिए, क्या उसके अंदर जो मास है, जो उसके अंदर लिक्विड है, जो उसके अंदर वाटर है, क्या वो बाहर आ जाएगा? यस ओबियस वो बाहर आएगा। अगर आप सिंपल और गिलास वाटर को रोटेट कर देंगे, एक गिलास में वाटर लीजिए उसे रोटेट कर दीजिए, तो वो वाटर तो बाहर आ सकता है ना। तो वो क्या है? हमारा मास एक्सचेंज है। या वो इवोपराइज हो सकता है। अगर आप सिंपल गिलास वाटर को बॉईल करेंगे तो मास तो इवोपराइज हो जाएगा ना उसका लिक्विड। तो मतलब मास का एक्सचेंज तो है। एनर्जी का एक्सचेंज कैसे समझेंगे सिंपल गिलास ऑफ वाटर में? आप अब जैसे विंटर का मौसम आ गया है, एक गिलास गर्म पानी लीजिए, वो 5 मिनट बाद खुद से ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा। ओके, सो इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज भी है और मास का एक्सचेंज भी है। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? एक बोतल वाटर ले लीजिए। अब बोतल वाटर को, जब आप वाटर की बोतल लेंगे उसे रोटेट करेंगे, जब तक उसकी कैप बंद है तब तक वाटर तो नहीं बाहर आएगा ना, क्योंकि बोतल है वो, तो उसकी कैप वाटर बाहर नहीं आ सकता क्योंकि कैप लगी हुई है। तो मास का एक्सचेंज तो नहीं हुआ। पर उसमें आप क्या कीजिए, सिंपल प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसमें गर्म पानी लीजिए अभी, 5 मिनट बाद वो भी ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वहां पे भी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हमारे थर्मोस होते हैं, अगर आप उसे रोटेट करेंगे तो मास भी बाहर नहीं आएगा और ना वो एनर्जी का एक्सचेंज करता है। अगर आप गर्म वाटर लेंगे तो वो गर्म ही रहता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है? वहां पे ना मास का एक्सचेंज होता है और ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ओके, ये कहलाते हैं मेरे सिस्टम। इनके सिंपल एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, लिख लीजिए। ओपन सिस्टम का है सिंपल गिलास या कोई भी ओपन कंटेनर लिख सकते हैं। क्लोज का सिस्टम है, क्लोज कंटेनर लिख लीजिए, मीन सिंपल प्लास्टिक बोतल, सिंपल बोतल लिख लीजिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है थर्मस। ओके, इसका एग्जांपल है थर्मस, जिसमें एनर्जी और मास का एक्सचेंज ना हो सके। अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। ओके, जनरली क्या होता है, हम साइन कन्वेंशन थोड़ा लेट पढ़ते हैं। ओके, बट हम साइन कन्वेंशन अभी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? अगर हमको सही आइडिया होगा ना साइन कन्वेंशन का, तो हम कई बार जो वर्क डन के क्वेश्चन होते हैं ना, वर्क डन वगैरह के हिट के क्वेश्चन, वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उस पर। क्यों? आपने देखा होगा कि किसी ऑप्शन में 4 में से 3 ऑप्शन पॉजिटिव आते हैं वर्क के, बाई चांस एक निगेटिव आ गया, तो अगर हमें उस टाइम सही इन्फॉर्मेशन होगी कि निगेटिव वर्क डन कहाँ पे होगा, तो जब एक का ऑप्शन निगेटिव है तो वही हमारा आंसर होगा। सो इसलिए हमें साइन कन्वेंशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हीट का देखते हैं। हीट ऑन द सिस्टम। हीट ऑन द सिस्टम का मीनिंग क्या है? मेरे पास कोई सिस्टम है, अगर मैं उस पर हीट दे रहा हूँ, हीट ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर हीट आ रही है, तो सिस्टम के लिए क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना। इसे कैसे समझे एवरीवन? इसे कैसे समझ सकते हैं? ये देखिए, मैं हूँ। ओके, अगर मुझे कोई मनी दे रहा है, अगर मुझे कोई मनी देगा तो वो मनी मेरे लिए क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना एवरीवन? प्लीज सोचिए, अगर कोई मुझे मनी दे रहा है तो वो मनी मेरे लिए पॉजिटिव होगी। बट बाई चांस अगर मैं किसी को मनी दे रहा हूँ तो वो मनी मेरे लिए निगेटिव होगी।
सेम सिस्टम के साथ हीट और वर्क डन है। अगर सिस्टम के ऊपर हीट है, हीट ऑन दी सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं हम, तो वो सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगी। अगर हीट बाय द सिस्टम हो जाए, अगर हम कहें बाई चांस हीट बाय द सिस्टम हो जाए, मतलब सिस्टम ने हीट दी, तो वो हीट सिस्टम के लिए निगेटिव होगी ना, जैसे मेरे लिए मनी निगेटिव हुई थी। प्लीज थिंक कीजिए। तो हीट ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव आई, और हीट बाय द सिस्टम, हीट बाय द सिस्टम क्या आई, वो हमारा निगेटिव साइन कन्वेंशन आया। वर्क डन बिल्कुल सेम है, देख लीजिए, वर्क डन भी बिल्कुल सेम आएगा। अगर मैं ऑन दी सिस्टम की बात करूं, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, फिर से सिस्टम बना लीजिए। ये बाई चांस मैं हूं, फिर से देखिए, अगर मुझे कोई मनी दे रहा है, अगर कोई मुझे मनी डोनेट करे, तो वो मनी मेरे लिए पॉजिटिव होगी ना। और अगर मैं किसी को मनी डोनेट कर रहा हूं, तो वो मनी मेरे लिए निगेटिव होगी। यस, एज यूजुअल विद दी वर्क डन, अगर हम सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा। बाय चांस वर्क डन बाय द सिस्टम कह रहे हैं हम, वर्क डन बाय द सिस्टम मीन सिस्टम ने वर्क डन किया है, तो वो तो उसके लिए निगेटिव होगा ना, सिस्टम के लिए। प्लीज एज्यूम कीजिए, वो वर्क डन सिस्टम के लिए तो निगेटिव आएगा ना। तो ये हमारा वर्क डन एंड हीट का साइन कन्वेंशन था। अब आप कंप्रेशन का आता है एक चीज। कंप्रेशन का मतलब होता है सिस्टम पर वर्क हो रहा है। ओके, मेरे पास कोई सिस्टम है ये, अगर मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ, मीन्स सिस्टम पे वर्क हुआ है ना। प्लीज एज्यूम कीजिए एवरीवन, सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, मीन्स कंप्रेशन में वर्क डन ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑन दी सिस्टम वर्क हो रहा है। जब आप एक्सपेंशन लेंगे, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंशन, मीन्स सिस्टम ने वर्क डन किया है। अगर मेरा पहले ऐसा सिस्टम था, मैंने क्या कि सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, तो मीन्स सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा है, तो सिस्टम के ने बढ़ाया ना वॉल्यूम, वॉल्यूम सिस्टम ने बढ़ाया ना, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन निगेटिव आएगा एक्सपेंशन के लिए ऑलवेज। ओके, कई बार हम निगेटिव एंड पॉजिटिव से ही एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक्सपेंशन में वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीज होता है, देख लीजिए, एक्सपेंशन में ऑलवेज वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक्सपेंशन में क्या होता है, ऑलवेज वैल्यू वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कंप्रेशन में ऑलवेज वॉल्यूम, पहले इतना वॉल्यूम था, यहाँ पे भी इतना वॉल्यूम रह गया है, देखिए। यहाँ पे इतना वॉल्यूम रह गया है, सो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है इन द कंप्रेशन। ये में से याद रखना है, वॉल्यूम डिक्रीज इन द कंप्रेशन एंड वॉल्यूम इंक्रीज इन द एक्सपेंशन। सो इन सब का यूज क्या है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक डिसाइड द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एनर्जी इज कंजर्व ऑफ द यूनिवर्स। ओके, एनर्जी इज द कंजर्व। फॉर्मूला क्या लगाते हैं इसका, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, सम टाइम वी यूज द डी जब हम स्मॉल के लिए बात करते हैं। ओके, सो हमारी इंटरनल एनर्जी जो है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। कैसे समझेंगे इसे, बाई चांस हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 100 है स्टार्टिंग में, देखिए मेरा क्यू डेल्टा क्यू 50 है, डेल्टा डब्ल्यू भी 50 है। अगर बाई चांस हमने वर्क डन इंक्रीज कर दिया, बाई चांस मैंने वर्क डन 70 कर दिया, तो जो मेरे 100 लाने के लिए, कॉन्स्टेंट लाने के लिए डेल्टा क्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। अगर हमारा वर्क डन 100 हो गया है, तो मीन्स वहां पे हीट को जीरो होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट देना है 100। अगर बाई चांस हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू बढ़ा दी, अगर हमने डेल्टा क्यू को बाई चांस 70 कर दिया, तो उस केस में डेल्टा डब्ल्यू को 30 होना पड़ेगा। अगर हमने क्यू को 90 कर दिया है, तो हमें डेल्टा डब्ल्यू को 10 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग के और सिस्टम की जो एनर्जी है, वो तो कंजर्व रहती है ना, ऑल यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती है। सो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू इसलिए आती है। ओके, इसलिए कहते हैं कि हम एनर्जी कंजर्व रहती है, या तो वो वर्क डन की फॉर्म में रहती है या हीट की फॉर्म में। दैट इज द क्यू। क्यू हमारा यहाँ पे हीट है, डब्ल्यू हमारे यहाँ पे वर्क डन है, और डेल्टा यू हमारे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है।
तो हमारे यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो थैंक यू एवरीवन।